नमस्कार विद्यार्थियों। सरोकार के साथ आज हम सरोकार के जो सपने हैं, सरोकार के सपने हैं हर स्टूडेंट तक एनसीईआरटी का ज्ञान पहुँचे और उसी के निमित्त सरोकार के अपने सपने जो है उसे हम पूरा करने जा रहे हैं और उसी की श्रृंखला में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी 12वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो क्वेश्चन श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला के निमित्त आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना, बहुत अच्छा आपके जो छोटे क्वेश्चन हैं उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा और भी जितने भी मतलब छोटे प्रश्न हैं, चाहे एक शब्द वाले हैं, ऑब्जेक्टिव है, उन सब में ये बहुत बड़ा और सब्जेक्ट में भी बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अंतिम संस्कार की विधि सम्मत प्रणाली नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। 3 विधियां। किसी भी सभ्यता में अंतिम संस्कार की जो विधियां होती हैं, यहाँ पर 3 विधियों की बात की गई। एक पहली विधि है जिसको हम दफनाना कहते हैं। दफनाना, दफनाना, दफनाना। दूसरी विधि है अंतिम संस्कार की जिसको हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। और इस अंतिम संस्कार को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संस्कार भी कहते हैं। पूर्ण संस्कार भी कहते हैं। और तीसरा है वो है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था। देखिए, ये 3 प्रकार की समाधान की विधियां हैं हड़प्पा सभ्यता में। दफनाने का मतलब है जब मृत शरीर होता है उसको गड्ढा बना करके दफना दिया जाता है, उसको दफनाना कहते हैं। और अंतिम संस्कार की विधि है, ये विधि विधान तरीके से मृत शरीर को जला करके उसकी राख या हड्डियों को जमीन में गाड़ करके और समाधि बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं, इस तरह की विधि है। विक्षिप्त अवस्था में शव का टूटा फूटा होना, अलग अलग हिस्सों में बट्टा होना, इस तरह की अवस्था होती है। उसको इकट्ठा करके और या तो जलाते हैं या गाड़ देते हैं। तो ये 3 प्रकार की अंतिम संस्कार की हड़प्पा सभ्यता की विधियां हैं। अब देखिए इसमें कथन क्या है, क्या कह रहे हैं उसको हम देखते हैं। पहला कथन है, आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। गर्त माने गड्ढे। गर्त माने क्या है? गड्ढे। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि गड्ढों में नहीं है, जैसे मोहनजोदड़ो में नहीं है, गड्ढे नहीं है, लेकिन अधिकतर ये रहता है कि शवदानों को गर्तों में ही दफनाया जाता है। शवदान के गर्तों की बनावट में समानता होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता में गर्त बने हैं उस गर्तों में शवदान के दफनाने की जो एक समानता पद्धति है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये कथन गलत है। पहला कथन सही है। देखिए, पुनर्जन्म की परिकल्पना का बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पुनर्जन्म की कल्पना है। क्योंकि हड़प्पा में हमें जो समाधान मिला, जैसे मान लीजिए एक शवदान का नाम दिया गया हमने समाधि R37, समाधि R37, सेमेस्ट्री R37। ये हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान के साथ में क्या मिला है? छल्ले मिले, अंगूठियां मिली हैं। जैस्पर मिले, जैस्पर जिसको मणि रत्न कहते हैं वो भी मिले हैं। और भी जैसे दीपदान मिले हैं, दीपदान। और भी कई सामग्रियां मन के मिले हैं, मन के गहनों के रूप में उपयोग में होते हैं। ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब दर्शा रहे हैं कि हम किस में विश्वास कर रहे हैं? पुनर्जन्म की परिकल्पना में विश्वास करते हैं। ये भी कथन सही है। पुरुष एवं महिला दोनों के शवदान आभूषण, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रहे। हड़प्पा सभ्यता में जो शवदान मिले हैं, पुरुष और महिला इनके आभूषण युक्त शवदान मिले हैं। इसका मतलब ये बात भी सही है। और ये पहली बात, ये दूसरी बात जो है ये गलत है, यानी उत्तर भी हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, आपसे पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता के शवदान की विशेषता बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के शवदान होते हैं: दफनाना, अंतिम संस्कार करना, विक्षिप्त अवस्था में शवदान करना। हड़प्पा सभ्यता के शवदान की प्रणालियों में आमतौर पर गर्तों में शवों को दफनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो शवदान प्रणाली उसमें पुनर्जन्म की कल्पनाएं दिखाई देती है, जैसे समाधि R37 में दिखाई देता है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि यहाँ के पुरुष और महिलाओं के शवदान है वो आभूषण युक्त दफनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किस वर्ष हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन से एक पुरुष की खोपड़ी के साथ क्या मिला है? शंख मिला है, 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर मिला है, मनके मिले हैं और सूक्ष्म मनकों के आभूषण मिले हैं। ये शवदान मिला है। ये शवदान मिला है 1980 में। कब मिला है? 1980 में। ये कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में मिला है। इसको क्या नाम दिया? समाधि R37, समाधि R37 नाम दिया गया है। और उसके साथ ये सामग्रियाँ मिली हैं जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इनके बारे में बता दिया है। तो ये विशेष ध्यान में रखना है कि समाधि R37 क्या है, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। उनकी विशेषताएं, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन क्या, देखिए, मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। बिल्कुल सही बात है, मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया। हड़प्पा में एक आपके हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है, उसी में अंतिम जो क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि उनके साथ कौन कौन सी सामग्री है। उसमें तांबे के दर्पण भी है। इस सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे। हालांकि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन यहाँ पे एक ताम्र संस्कृति है जिसकी हम बात कर चुके हैं, ताम्र संस्कृति। और उस ताम्र संस्कृति का नाम क्या है? उस ताम्र संस्कृति का नाम है गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति। गणेश्वर जोधपुरा की, जोधपुरा सीकर जयपुर के पास है। जोधपुरा, जोधपुरा जोधपुर नहीं है, ध्यान रखना। जोधपुरा एक स्थान है जयपुर के पास, जो साबी नदी है जयपुर में, साबी नदी वहाँ पे है। और गणेश्वर है सीकर में, जो कांतली नदी क्षेत्र है, कांतली नदी वहाँ पर है। तो ये दो, इनके बीच का जो बेल्ट है, यहाँ पे तांबा पाया गया है। और तांबे के अंश यानी तांबे को ये लोग निकल के साथ मिलाते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? निकल के साथ मिलाते हैं। तांबे के अंदर निकल के अंश भी पाए गए हैं। जैसा कि ये तांबा ओमान से भी मंगा रहे थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि तांबा जो है ओमान से भी निर्यात करते थे, क्योंकि ओमान के तांबे में भी निकल के अंश पाए जाते। कभी पूछ ले कि हड़प्पा की धातुई समानता क्या है, तो ओमान के तांबे में भी निकल के अंश है, हड़प्पा के तांबे में भी निकल के अंश पाए जाते हैं। तो ताम्र संस्कृति है, इसका मतलब यहाँ पर तांबे का प्रयोग होता था और तांबे के दर्पण के साथ समाधान को दफनाया गया। बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था, बिल्कुल गलत कथन है। बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में यहाँ पे विश्वास बिल्कुल नहीं था। ये बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ दफनाई जाती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। पोटामिया या फिर मिस्र की सभ्यता में। कहाँ पे? मिस्र की सभ्यता में। मिस्र की सभ्यता में जो मिस्र में मम्मी बनते थे, मिस्र में जो मम्मी बनते थे, और वहाँ पर जो समाधान होता था वो राजकीय समाधान होता था। कैसा समाधान है? उसका नाम है राजकीय समाधान। हमारे यहाँ पे सामान्य समाधान होता था, राजकीय समाधान नहीं होता था। जो राजकीय समाधान होता था उसमें बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसका मतलब पहला उत्तर है, केवल एक उत्तर राइट हो गया, पहला उत्तर सही है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तांबे का प्रयोग जो है इस सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फायांस क्या है? देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछते हैं, फायांस की विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता की यदि आर्थिक जीवन की हम बात करते हैं, आर्थिक जीवन, तो इस आर्थिक जीवन में जो विलासिता की वस्तुएं हैं, कैसी? विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं। इन विलासिता की वस्तुओं में एक ये वस्तु आती है जिसको हम फायांस कहते हैं। फायांस कहते हैं, एक पात्र होता है फायांस, ये धातु पात्र होता है। ये कॉर्नेलियन जो है, कॉर्नेलियन एक पत्थर है, जो मुलायम पत्थर है, जिसको घिसने पर एक पाउडर बनता है। और एक दूसरा पत्थर है सैलखड़ी का भी पाउडर बनता है। इनको आपस में मिला करके पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट से एक मजबूत, उसके ऊपर चित्रकारी करके एक धातु बनता है, पात्र बनता है। पात्र यानी मृदभांड बनता है, बर्तन बनता है, मृदभांड। और उस मृदभांड को हम क्या बोलते हैं? जैसे इस आकार का एक मृदभांड बनता है, और उसके ऊपर पूरी अलंकृत कलाएं होती हैं, और इसके ऊपर मिट्टी का दबन यानी ढक्कन लगा के इसके अंदर कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। कहीं कहीं पर इसके अंदर अधर राज मिला है, अधर राज यानी लिपस्टिक, अधर राज भी मिला है। कहीं पर मनके मिले हैं, कीमती मनके इसके अंदर मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कीमती धातु पात्र है, यानी इसके अंदर कीमती वस्तुएं भी रखी जाती है और विलासिता की वस्तुएं भी रखी जाती हैं, ये भी उल्लेख मिलता है। तो देखिए किससे बनता है? घिसी रेत से निर्मित पात्र है, बिल्कुल घिसी हुई रेत से निर्मित पात्र है। बालू एवं रंग का मिश्रण से निर्मित, बिल्कुल बालू और रंग इसके अंदर मिश्रित किया जाता है। घिसी हुई रेत इसके अंदर मिश्रित की जाती है। कीमती और दुर्लभ पात्र है, बिल्कुल ये कीमती और दुर्लभ पात्र भी है। ये आभूषण का संचयी पात्र भी है, बिल्कुल ये आभूषण का संचयी पात्र भी है। ये सभी विशेषताएं किसकी है? फायांस की विशेषताएं, यानी ये चारों विशेषताएं। इसका मतलब ऑप्शन डी राइट। ध्यान रहे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड में पूछ सकते हैं कि फायांस क्या है। तो फायांस एक विलासिता का धातु पात्र है जो कॉर्नेलियन और सैलखड़ी के मिश्रण से बनता है। इसके अंदर घिसी हुई रेत का मिश्रण होता है, इसके अंदर बालू और रंग का मिश्रण किया जाता है। ये दुर्लभ और कीमती पात्र है जिसमें गहने, आभूषण वगैरह ये रखे जाते हैं, यानी सिक्के भी, मुद्राएं भी रखी जाती हैं, मनके रखे जाते हैं। संचयी पात्र माना जाता है क्योंकि संग्रहित करके वस्तुएं रखी जाती है। ये सब विशेषताएं किसकी है? फायांस की विशेषता हैं, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र है, तो एक फॉर्मूला याद करना है मन के बनाने के लिए। चलो, ये दो स्थान है, एक चन्हुदड़ो है, एक लोथल है। चन्हुदड़ो
और दूसरा है लोथल। लोथल लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। चनहुद्रो जो है वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। तो चनहुद्रो और लोथल में मनके बनते थे। मनके बनाने के यहाँ पे क्या है, कारखाने हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, तो ये दो स्थल है, याद रखना है। मनके बनाने के कारखाने हैं, तो मन के निर्माण के केंद्र क्या है, चनहुद्रो है। चनहुद्रो मन के निर्माण का केंद्र, कालीबंगा नहीं, रंगपुर नहीं, बालाकोट नहीं, क्या है, चनहुद्रो मन के निर्माण का केंद्र है। मन के बनाने की दो विधियां थी। कितनी विधियां थी, दो विधियां थी मन के बनाने की, दो विधियां थी। कौन कौन सी विधियां थी मन के बनाने की, एक विधि थी तरल विधि। तरल विधि, तरल विधि, ध्यान रहे विद्यार्थियों, एक विधि का नाम है तरल विधि और दूसरी का नाम है ठोस विधि। ठोस विधि, ये ध्यान रहे। तरल विधि में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, बोर्ड में ये सवाल पूछेंगे। तरल विधि में क्या होता है, तरल विधि में सबसे पहले एक सांचा बनाया जाता है। सांचा, एक सांचा होता है किसी का बना, इस सांचे के अंदर धातु को पिघाल कर, क्या करते हैं, पिघाल कर या मिट्टी की लुगदी बना करके उसके सांचे के अंदर डालते हैं। सांचे के अंदर डालने के बाद उसमें से छेद बनाते हैं, छेद करते हैं और फिर ये सुखा देते हैं मिट्टी में, और या फिर गर्म करके तपा देते हैं, और उसके बाद फिर ये मन का बन जाता है। ऐसे ही वो बनती है आपके मोहरें। ठोस विधि में क्या होता है, कठोर आवरण होता है पत्थर का, उसके सल्क निकाले जाते हैं, शल्क निकाले जाते हैं, और सल्क निकालने के बाद फिर उसमें जैसे जोधपुर का घड़ू पत्थर होता है वैसे उसके सल्क निकाले जाते हैं, छेद कर दिए जाते हैं, छेद करने के बाद मन के हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला सवाल, मनके में छेद करने वाले उपकरण नहीं मिले हैं। ध्यान रहे, मनके में उपकरण, छेद करने वाले उपकरण कहाँ कहाँ मिले हैं वो हमें देखना है। लोथल, चनहुद्रो, धौलावीरा, कालीबंगा, ये चार स्थल है। इनमें से मनकों में छेद करने वाले जो उपकरण मिले हैं, नहीं मिले हैं, मतलब कालीबंगा में नहीं मिले हैं, बाकी तीनों जगह मिले हैं। लोथल में मिले हैं, चनहुद्रो में मिले हैं और धौलावीरा में मिले हैं। इसका मतलब उत्तर राइट क्या है, कालीबंगा है। देखिए जो मनके बन रहे हैं उनमें मनकों में छेद करने वाले उपकरण भी हैं, जो नागेश्वर में मिले हैं, नागेश्वर में मिले हैं, ध्यान रहे, नागेश्वर में है, बालाकोट में है, बालाकोट में भी है, और कहाँ है, लोथल में भी है, जहाँ जहाँ व्यापार होता है वहाँ लोथल में भी है, और कहाँ है, चनहुद्रो में भी है, चनहुदड़ो में भी है। कुछ साक्ष्य धौलावीरा में भी मिले हैं, कहाँ पे, धौलावीरा में भी मिले हैं। लेकिन कालीबंगा की सभ्यता में इस तरह के कोई कारखाने या मनकों में छेद करने वाले इस तरह के उपकरण के साक्ष्य है वो कालीबंगा में नहीं मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। राष्ट्र याद रखना है, कालीबंगा में क्या मिले, जुते हुए खेत के मिले, साक्ष्य मिले। कैसे साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। दोहरी कृषि कहते हैं, ग्रिड पैटर्न पे, ये कालीबंगा में। धौलावीरा में क्या है, जलाशय है, श्रेष्ठ जल प्रबंधन जलाशय के साक्ष्य धौलावीरा में मिले हैं। चनहुद्रो में क्या मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने। लोथल क्या है, एक बंदरगाह नगर है। लोथल क्या है, बंदरगाह नगर है, डाकयार्ड कहते हैं, बंदरगाह नगर है, और यहाँ भी मन के बनाने के कारखाने यहाँ मिले हैं। इसके साथ साथ ये उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंख की बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, कर्शियाँ, पच्चीकारी की वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र है। देखिए ये वस्तु निर्माण की जो विधियां हैं, अलग अलग वस्तुएं बनाने की विधियां हैं, जहाँ बहुत सारी वस्तुएं एक साथ एक जगह मिलती थी, उसको कारखाना नगर कहते थे। इस तरह की वस्तुएं बनी हैं, यानी चूड़ियाँ, कर्शियाँ, पसीकारी कला। पसीकारी क्या होता है, एक डिजाइन बनाने की कला होती है, चाहे मिट्टी पर होती है या फिर धातु पर होती हैं। धातु का जो आप पत्रा होता है, पात्र जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बनी होती हैं। इस तरह की विधि अपनाई जाती है। तो ये भी कहाँ, इस तरह के साक्ष्य कहाँ, जहाँ पर मन के बनाने के कारखाने मिले हैं वहीं मिलेगा, चनहुद्रो और लोथल के अंदर इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, चनहुद्रो और लोथल में ये साक्ष्य अधिकतर मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी की पुरावस्तुएं सुरक्षित है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो भी मिट्टी की वस्तुएं बनी है वो कहाँ कहाँ सुरक्षित है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है, कालीबंगा में है। कालीबंगा जिसको कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए, कालीबंगा फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है कालीबंगा में। उस कालीबंगा संग्रहालय की बात करते हैं। 1986 में इसको जब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है तो उस समय इसमें इस म्यूजियम को सामने लाया जाता है। लोथल में भी एक संग्रहालय है जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती हैं, गुजरात लोथल में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, पहले कोलकाता में होता था, राष्ट्रीय संग्रहालय वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी इसके जो वस्तुएं रखी जाती है, जैसे मृद भांड है, कार्बन पद्धति से जो वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती हैं, आयु ज्ञात कीजिए कार्बन पद्धति, उसमें आभूषण वगैरह, इस तरह के जो पुराने आभूषण मिले हैं, इस तरह के साक्ष्य है
वो इस तरह के संग्रहालयों में मिले हैं। तो ध्यान रखें ये तीनों संग्रहालय हैं जहाँ इस तरह की वस्तुएं मिली हैं। उपरोक्त सभी सही, यानी उत्तर राइट है, डी सभी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सुमेलित क्या करना है? हड़प्पा का आर्थिक जीवन आता है। हड़प्पा का एक जीवन है जिसको हम आर्थिक जीवन कहते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में हमें क्या देखना है? आर्थिक जीवन का एक पहला बिंदु है जिसमें हम देखते हैं रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री कहाँ कहाँ मिलती है वो सामग्री, और उस सामग्री की एक सूची दी हुई है बुक्स के अंदर, उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉर्निलियन, कॉर्निलियन, कॉर्निलियन ये कहाँ मिला है? बड़ौच गुजरात में मिला है। बड़ौच, बड़ौच गुजरात में मिला है। सैलखड़ी कहाँ मिली है? सैलखड़ी, सैलखड़ी कहाँ मिली है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान में। ताम्र कहाँ मिला है? ताम्र, ताम्र कहाँ मिला है? खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। और स्वर्ण कहाँ मिलता था? स्वर्ण, स्वर्ण सोना कहाँ से आता था? दक्षिण भारत से आता था, दक्षिण भारत से। चांदी, चांदी कहाँ से आती थी? तो उत्तर आगे देखना, चांदी तो आई, चांदी क्या है? आई, आई का मतलब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और कहाँ पे? ईरान से चांदी जो है वो भारत में आती थी। इसके अलावा ओमान से, कहाँ से? ओमान, ओमान से भी तांबा जो है आयात किया जाता था। ताम्र, ओमान से ताम्र यहाँ पे आयात होता था। और कई तरह की और भी वस्तुएं हैं जो जल मार्ग से व्यापार होता था, वस्तुएं आती थी उसमें। जैसे मान लीजिए एक हीरा है जिसको लाजवर्द मणि कहते हैं, लाजवर्द मणि। ये एक अफगानिस्तान में स्थान है बदखशा, और वहाँ से शोरतुगई एक स्थान है, शोरतुगई। शोरतुगई में इस तरह का लाजवर्द मणि मिला है। अब मिलान कर लीजिए। सबसे पहला है लाजवर्द मणि। लाजवर्द मणि कहाँ मिला है? लाजवर्द मणि मिला है शोरतुगई, अफगानिस्तान के अंदर। कॉर्नेलियन कहाँ मिला है? कॉर्नेलियन मिला है आपके लोथल गुजरात में, लोथल गुजरात में कॉर्नेलियन मिला है। सैलखड़ी कहाँ मिला है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में सैलखड़ी मिला है। और सोना कहाँ मिला है? दक्षिणी भारत में स्वर्ण मिला है। इसका मतलब पहले का ऑप्शन क्या है? पहले का सेकंड है, पहले का सेकंड। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, सेकंड सेकंड वाले। दूसरे का कॉर्नेलियन क्या है? थर्ड है। दूसरे का थर्ड कौन सा है? दूसरे का थर्ड ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फोर्थ है, ये भी ऑप्शन गया। इसका मतलब ऑप्शन एक बचा, एक नंबर, यानी 1 3 4 सॉरी 2 3 4 1। दो क्या है? लाजवर्द मणि 2 शोरतुगई अफगानिस्तान। कॉर्नेलियन कहाँ है? 3 लोथल। उसके बाद सैलकड़ी कहाँ है? 4 दक्षिणी राजस्थान। और उसके बाद स्वर्ण कहाँ है? नंबर 1 दक्षिण भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रॉ मटेरियल आर्थिक जीवन में कहाँ कहाँ कौन सी वस्तुएं मिली हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मर्तबान क्या है? देखिए एक पात्र है, पात्र, पात्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोरा। क्या बोलते हैं? एम्फोरा, जिसको हम बोलते हैं एम्फोरा, जिसको हम देखिए ओमान एवं हड़प्पा ताम्र समान पहचान के लक्षण हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो तांबा प्राप्त होता है, ताम्र, ताम्र, तांबा प्राप्त होता है, ताम्र। ये तांबा कहाँ होता है? एक तो खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। इसको क्या बोलते हैं? गणेश्वर, गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा की, जोधपुरा की संस्कृति। इसके अलावा तांबा कहाँ है? इसके अलावा तांबा हम ओमान से मंगाते हैं, ओमान से जो तांबा मंगाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का तांबा और ओमान से मंगाए हुए तांबे में समानता है कि नहीं है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इस सभ्यता में हमें एक लेख मिला है जिस लेख का नाम है सारगोन लेख। लेख का नाम क्या है? सारगोन लेख। इस सारगोन लेख में ये बातें उल्लेखित की गई हैं कि जो ओमान से तांबा मंगाया जाता है वो तांबा और हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता का तांबा है, उसमें समानता पाई गई है। समानता, समानता पाई गई है। समानता के लक्षण क्या है? समानता के लक्षण है निकल के अंश। किस धातु के अंश है? निकल धातु के अंश है। निकल धातु है, एक धातु का नाम है। धातु के अंश पाए जाते हैं और इन अंशों के कारण ही हम दोनों में समानता ठहराते हैं। देखिए भार के अनुपात में समानता, स्वर्ण के अंश में समानता, निकल के अंश में समानता, टिन के भार के अनुपात समानता कोई जरूरी नहीं है। टिन के हिस्से पाए जाते ये भी कोई जरूरी नहीं है।
स्वर्ण के अंश पाए जाते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं, निकल के अंश पाए जाते हैं, ये समानता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, दोनों में निकल के अंश पाए जाते हैं। क्या है ओमान एवं हड़प्पाई ताम्र की पहचान के लक्षण क्या है? दोनों में निकल के अंश पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, ओमान को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये भी बात किस में लिखी है? सारगोन लेख में लिखी है। मेसोपोटामिया का एक लेख है जिसका नाम है सारगोन लेख। इस सारगोन लेख में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। इस सारगोन लेख में लिखा हुआ है कि एक बस्ती है जिसका नाम है मेलुआ बस्ती। ये मेलुआ बस्ती कहाँ है? हड़प्पा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? हड़प्पा क्षेत्र में है, हड़प्पा क्षेत्र में। और मेलुआ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। क्या है? नाविकों का देश, नाविकों का देश, नाविकों का देश, इसका अर्थ ये है, शाब्दिक अर्थ है। तो मेलुआ एक बस्ती है जो हड़प्पा क्षेत्र में है, जो क्या करते हैं? व्यापार करती हैं, व्यापार का कार्य करती है। व्यापार के साथ साथ ये वहाँ उद्योगों में भी कार्य करते हैं, लेकिन विशेष रूप से मेलुआ जो है नाव चलाने का काम करते हैं, नौसेना का काम करते हैं, नौसैनिक है, इसलिए ये व्यापार में रुचि लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब इस सारगोन लेख में ही एक बात और उल्लेखित की गई है कि हमारा जलमार्ग का व्यापार है वो कहाँ से होता था? तो वो हमारा बहरीन की खाड़ी से होता था। बहरीन की खाड़ी, बहरीन की खाड़ी, बहरीन की खाड़ी। बहरीन की खाड़ी का दूसरा नाम क्या है? दिलमुन है, ये ध्यान में रखना है, दिलमुन। बहरीन की खाड़ी को हम क्या कहते हैं? दिलमुन के नाम से जानते हैं। याद रखना, दिल बहरा है, इसलिए इसको याद करने का तरीका है कि बहरीन द्वीप है वो दिलमुन के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा तट है जिसको हम मगान कहते हैं, मगान का तट कहते हैं। क्या नाम है उसका? मगान का तट, मगान का तट। ये मगान का तट कहाँ पर है? ये ओमान की खाड़ी में है। कहाँ पर है? ओमान की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में। मगान का दूसरा नाम ओमान, ओमान का दूसरा नाम मगान, बहरीन का दूसरा नाम दिलमुन, दिलमुन का दूसरा नाम बहरीन। तो ये ध्यान रखिए। ओमान, ओमान को किस नाम से जानते हैं? ओमान को मगान के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया लेख में दिलमुन किसका नाम है? अभी आपको बता दिया, दिलमुन किसका नाम है? फारस की खाड़ी का है क्या? नहीं, फारस की खाड़ी से व्यापार तो होता था, उल्लेख भी है, फारस की खाड़ी का भी उल्लेख है, लेकिन ये नहीं है। बहरीन द्वीप है जिसको क्या कहा गया? दिलमुन कहा गया, ये ध्यान में रखना। उत्तर राइट बी है। ओमान है नहीं, ओमान को मगान कहा, ओमान को क्या कहा गया? मगान कहा गया। ओमान तट का नाम क्या है? मगान का तट है। मेलुआ किसको कहा गया? नाविकों का देश। मेलुआ का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाविकों का देश। ध्यान रहे, मेलुआ शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेलुआ बस्ती है कहाँ? हड़प्पा क्षेत्र में। मेलुआ बस्ती है कहाँ? हड़प्पा क्षेत्र में है मेलुआ बस्ती। इसका उल्लेख किसमें? मेलुआ बस्ती का उल्लेख है सारगोन लेख में। सारगोन लेख, ये सारगोन लेख कहाँ मिला है? ये सारगोन लेख मेसोज का लेख है, यानी मेसोपोटामिया का लेख है। मेसोज के लेख में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बातें ध्यान में रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के सुदूर संपर्क क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। देखिए, हड़प्पा के सुदूर संपर्क कैसे थे? यदि हम विश्व का मानचित्र देखें तो इधर भारत का क्षेत्र है, उसके बाद में ये ऊपर का इलाका, इधर आपके अफ्रीका का क्षेत्र आता है, इधर यूरोप आ जाता है, इधर आपके अमेरिका की भूमि आती है। अब ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये जो तट है, फारस की खाड़ी है, ये आपके ओमान है, मगान है, ये तट है, तो ये भारत के दक्षिण भारत और विशेष करके लोथल बंदर का है, गुजरात का। ये आपके सुतका गैडोर एक स्थल है, सुतका गैडोर मानचित्र में आए गैडोर। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपके लोथल है, इधर आपके लोथल, इधर है थोड़ा, लोथल बंदरगाह है, लोथल है। तो यहाँ लोथल से भी और इन तटों से जो जल मार्ग से व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी की तरफ से होता था, फारस की खाड़ी, ओमान की, जिसको मगान। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यही है। मिस्र के ये जो मेसोपोटामिया, जो अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र है, यहाँ पे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पड़ती है। तो यहाँ जल मार्ग से व्यापार होता था। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? सारगोन लेक से मिलती है। कौन से लेक से मिलती है? सारगोन लेक से मिलती है। ये सारगोन लेक कहाँ पर है? ये सारगोन लेक कहाँ है? मेसोपोटामिया में है। ऑप्शन राइट हो गया बी, मेसोपोटामिया में। क्या मेलुआ लेक में है? नहीं है। धौलावीरा में ध्यान रहे, एक साइन बोर्ड मिला है धौलावीरा में। क्या मिला है? एक साइन बोर्ड मिला है। ये साइन बोर्ड मिला है जिस पे जो आकृतियां लिखी हुई है वो। लोथल के लेक में ऐसा उल्लेख नहीं है। कहाँ पे? मेसोपोटामिया के लेक में उल्लेख है, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, मेलुआ के विषय में मेसोपोटामिया का मिथक क्या है? मिथक का मतलब है अवधारणा, मिथक का मतलब है कहावत या अवधारणा। ये मेसोपोटामिया के किस लेख में है? सारगोन लेख में है। कौन से लेख में है? सारगोन लेख में है। सारगोन लेख में लिखा है। क्या मिथक लिखा है वो हमें देखना है। देखिए, तुम्हारा हाजा पक्षी, देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक पक्षी है जिसका नाम है हाजा पक्षी। क्या नाम है? हाजा पक्षी। आपसे पूछ सकते हैं हाजा पक्षी है, इसकी तुलना किससे की गई है? भारतीय मोर से की गई। किससे की गई है? भारतीय मोर से इसकी तुलना की गई है। तो ये ध्यान रखें, भारतीय मोर के समान इसकी आवाज़ है, इस चीज़ को भारतीय मोर। तो ये इस लेख में क्या कहा गया है? तुम्हारा हाजा पक्षी जिसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई देती है। क्या करें? सारगोन लेख में कहा गया है कि जो तुम्हारा हाजा पक्षी है मेसोपोटामिया का, उसकी आवाज़ें क्या हैं? उसकी आवाज़ें हड़प्पा के राजमहलों में सुनाई देती हैं, या हड़प्पा में ये जो मोर है उसी के समान ये पक्षी हैं। तो हाजा पक्षी के बारे में कहा गया, इसका मतलब ये मिथक बिल्कुल सत्य है। हाजा पक्षी की तुलना भारतीय मोर से की गई, बिल्कुल ये भी बात सही है। यानी कूट 1 और कूट 2 दोनों सही है। कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट हो गया, दोनों ही सही है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया लेख में मेलुआ का शाब्दिक अर्थ हैं। विद्यार्थियों ध्यान रहे, एनसीईआरटी एक ऐसा लेखपट है जिसके अंदर लिखी हुई एक एक लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी शब्द के कतरे कतरे का हमें चयन करना पड़ता है, तब जा कर के ये एक गूढ़ भाषा हमारे सामने आती है और हम हर प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, तो मेसोपोटामिया लेख में मेलुआ शब्द अर्थ क्या है? नाविकों का देश। कैसा देश है? नाविकों का देश। क्या ताम्रबस्ती है? ताम्रबस्ती नहीं है। तंतुवाय नहीं है। तंतुवाय नहीं। तंतुवाय का उल्लेख कहाँ है? मंदसौर के अभिलेख में। आगे हम पढ़ेंगे मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर का अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर के अभिलेख में किसका उल्लेख है? रेशम बुनकरों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? बुनकरों का उल्लेख है। बुनकरों को हम क्या कह सकते हैं? तंतुवाय कह सकते हैं। तंतुवाय कह सकते हैं। ये तंतुवाय लोग जो हैं ये गुजरात के लाट प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के? लाट प्रदेश के रहने वाले थे। फिर ये कहाँ आ गए? ये मध्य प्रदेश आ गए, मंदसौर आ गए। और मंदसौर में ये दशपुर एक स्थान है। दशपुर, कई बार बोर्ड ने पूछा है कि दशपुर कहाँ है, तो दशपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आकर के ये लोग रहने लगे। इसके बाद इन्होंने तंतुवाई का काम छोड़ करके वेद शास्त्रार्थ करना, अन्य अन्य विद्याओं में भाग लेना, ऐसा कार्य करना शुरू किया। और उसके बाद इनके पास आय होने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया है, विष्णु मंदिर का निर्माण भी इन्होंने यहाँ पे करवा दिया है। तो इस तरह से ये मंदसौर का अभिलेख जो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तंतुबाई का उल्लेख है। श्रेणी क्या है? आगे आप पढ़ेंगे। जो समान व्यवसाय है, समान व्यवसाय एक जैसा व्यवसाय यदि करते हैं, जैसे मान लीजिए सारे कपड़े के उद्योग, सारे थोक व्यापारी, सारे अनाज व्यापारी, सारे आपके धातु व्यापार करने वाले, समान व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके समूह का नाम है श्रेणी, जिसको श्रेणी निगम कहते हैं, जिसको हम ग्रिड सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये ध्यान रखना, आगे आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाविकों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। मेलुआ बस्ती कहाँ स्थित है? क्या मेसोपोटामिया क्षेत्र में है? नहीं। क्या मगान क्षेत्र में है? नहीं। क्या दिलमुन क्षेत्र में है? नहीं। कहाँ है? हड़प्पा क्षेत्र में है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा जाने वाला। मेलुआ बस्ती कहाँ है? हड़प्पा क्षेत्र में। मेलुआ कौन है? नाव चलाने वाले लोग हैं, इनको नाविक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नाविकों का देश। इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख सारगोन लेख में मिलता है। कौन से लेख में? सारगोन लेख में मिलता है। सारगोन लेख कहाँ पर है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में है। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, कौन सा कथन असत्य है? अब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कौन सी? मेसोज की सभ्यता है। वो मेसोज की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, आपसे सवाल पूछेंगे, दोनों की तुलना कीजिए, दोनों की तुलना कीजिए। तुलना करते हुए क्या दोनों से सुदूर संपर्क रहा? सुदूर का मतलब है आपस में, व्यापार के सुदूर क्षेत्र में इनका क्या संपर्क रहा या नहीं रहा? तो सुदूर क्षेत्र के संपर्क के संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, उनके बारे में कथन दिए। देखिए, मेसोज की मुहर पर कुबड़दार वर्ष का चित्र सिंधु की पहचान है। देखिए, एक मुहर मिली है, कहाँ पे? मेसोज में, मेसोपोटामिया। कहाँ पे? मेसोज में, मेसोपोटामिया में एक मुहर मिली है, जिस पर किसका? बैल का चित्र है, बैल का चित्र है। ये बैल कैसा है? कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल।
ये कुबड़दार बैल कहाँ का है? ये हड़प्पा क्षेत्र का है। कहाँ का है? हड़प्पा क्षेत्र का। हड़प्पा। कुबड़ को क्या बोलते हैं? कुकुद बोलते हैं। कुकुद नुमा बैल, कुकुद नुमा बैल है, वो मिला है। अगला कथन देखिए, बहरीन फारस की मुहर पर हड़प्पा चित्र मिले हैं। बिल्कुल, बहरीन की जो फारस की मुहर है उस पर हड़प्पा के कई चित्र वहाँ पे मिले हैं। मुहरों पर नाव के चित्र की मैसोज की पहचान है। हाँ, मुहरों पर नाव के चित्र बने हुए हैं। मुहरों पर नाव के चित्र बने हुए हैं। ये मुहरें कहाँ मिली है? हड़प्पा क्षेत्र में। कहाँ मिली है? हड़प्पा क्षेत्र में। किसकी मुहरें हैं? ये मैसोज की मुहरें हैं। किसकी है? मेसोपोटामिया की मैसोज की मुहरें हैं, जिस पर किसका चित्र बना है? नाव का चित्र बना है। नाव का चित्र बना है। ये क्या पहचान है? ये पहचान है कि सुदूर क्षेत्र से हमारे संपर्क रहे हैं। मैलुआ लोग मैसोज के निवासी थे। ये कथन बिल्कुल गलत है। मैलुआ लोग मैसोज के निवासी नहीं थे। मैलुआ लोग हड़प्पा क्षेत्र के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? हड़प्पा क्षेत्र के निवासी थे। इसका मतलब ये ऊपर की विशेषताएं जो हमारे सुदूर संपर्क क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी देती है। यानी मैसोज के साथ हमारे संपर्क रहे, हमारी मुहर वहाँ गई या वहाँ की मुहरें हमारी यहाँ पर आई, जिनके एक दूसरे के जो चित्र है वो चित्र बने हुए हैं, चित्रों से हम भावना व्यक्त करते थे। तो ये सारा, इसके अलावा जो सारगोन लेख में लिखी हुई बातें हैं, हाजा पक्षी की बातें लिखी हुई है, आपसी व्यापार, वस्तुओं और निकल के अंश की समानता है, ये सभी दर्शा रहे हैं कि हमें सुदूर क्षेत्र से, इस सभ्यता से, मेसोपोटामिया का अच्छा संपर्क था। देखिए आगे, मुहरों के मुद्रांकन का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए मुहरें जो है, हड़प्पाई मुहरें आपको पता है सैलखड़ी की बनी है। अधिकतर मुहरें सैलखड़ी पत्थर की बनी है। मुहरें मुहरें किसकी? सैलखड़ी पत्थर की है। उसको पीस करके पेस्ट बना करके बनाते थे। मुहरों पर क्या बने हुए हैं? जानवरों के चित्र बने हैं। चित्र बने हैं मुहरों पर। क्या है? चित्र है। किसके हैं? जानवरों के चित्र है। जानवरों के चित्र के माध्यम से क्या है? भाव है, इसलिए नाम क्या है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। ये मुहरें कहाँ कैसे लिखी जाती है? डी टू बी, डी टू बी, दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। इन मुहरों पर कई प्रकार की अन्य आकृतियां भी, चिन्ह भी बनाए हुए हैं। अब देखिए ये क्या पहचान बता रही हैं? क्षेत्र की पहचान। मुहरों के मुद्रांकन का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्षेत्र की पहचान है? बिल्कुल सही है। व्यापार की जानकारी मिलती है, व्यापारिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है, क्षेत्र में इन मुहरों का उपयोग होता है, ये भी महत्व है। प्रेषक की पहचान बिल्कुल सही है। कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक बोरे में कोई वस्तु बंद कर दी है यहाँ, और यहाँ पर मिट्टी चिपकाई है। मिट्टी के ऊपर क्या है? मिट्टी के ऊपर जो मुहर की आकृति है या मुहर है वो उस पर दबा करके लगाई जाती है, यानी जिसको क्या कहते हैं? पंच करना कहते हैं। पंच करके लगा दी जाती है, तो उसकी पहचान इस पर होती है। और वस्तु जब ये आगे गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो इस पे पता चलता है कि भेजी हुई किसने हैं। तो किसकी जानकारी मिल जाती है? प्रेषक की पहचान के लिए प्रेषक की जानकारी भी मिलती है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखिए, लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधा के लिए, बिल्कुल सही है। लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधा के लिए, वस्तु की सुरक्षित पहुँच के लिए, सुरक्षित पहुँच के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो सवाल क्या है? मुहरों के मुद्रांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधा के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी भी महत्वपूर्ण है, बाकी भी उपयोग है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग इसके लिए होता था। इसका भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, हड़प्पाई बाटों के बारे में देखिए। हड़प्पा सभ्यता में जो नापतोल का आधार है, क्या है? नापतोल का आधार। नापतोल का आधार, नापतोल का आधार, आधार। नापतोल का आधार क्या है? नापतोल का आधार बाट है। यहाँ पे खुदाई में बाट भी मिले हैं, पलरे भी मिले हैं, पलरे भी मिले हैं। तो बाटों का उपयोग करते थे। हड़प्पाई जो बाट होते थे वो हड़प्पाई बाट एकदम सपाट होते थे, एकदम ऐसे सपाट बाट होते थे इस तरह से। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं, आकृति नहीं होती थी, ये ध्यान रखना। आकृति नहीं है, आकृति नहीं है, चित्र भी नहीं है, चित्र भी नहीं है। सपाट है, एकदम सपाट, सपाट बने बाट है, सपाट बाट है। धातु के भी हैं, पत्थर के भी है बाट। अब इस बाट का उपयोग किसके लिए होता था? वस्तुओं के तोलने के लिए होता था। किस आधार में होता था? तो ये बाटों का मुख्य आधार तो द्विघाती था। कैसा था? द्विघाती। ये द्विघाती, दो का घातांक के रूप में था द्विघाती। द्विघाती आधार न्यूनतम था, ये ध्यान रखें, न्यूनतम। यदि अधिकतम नापना है तो अधिकतम नापने के लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करते थे? दशमलव पद्धति का प्रयोग करते थे। दशमलव पद्धति का प्रयोग करते थे। अब देखिए हड़प्पाई बाटों की क्या क्या विशेषताएं।
देखिए नाप तोल के लिए आधार क्या है, बाट है। बाट किसके, धातु के, पत्थर के भी थे। बाटों का आधार क्या है, द्विघाती है। वो बाट एक पत्थर के बनते थे, विशेष रूप से पत्थर है, उस पत्थर का नाम है चट पत्थर। बोर्ड ने ही पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता, खालिस्तान में पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के बाट जो है वो किस पत्थर के बनते हैं, तो चट नामक पत्थर के बनते हैं। बाटों की आकृति निश्चित नहीं है, बाटों के ऊपर भी किस तरह का चित्र या आकृति नहीं है, एकदम सपाट है, साफ सुथरे हैं। और अधिकतम अगर इसका नाप लेते हैं तो वो दशमलव पद्धति से उपयोग करते हैं। अब देखिए बाट चट पत्थर के बने हैं, बिल्कुल सत्य कथन है, बाट चट पत्थर के बने हैं। बाटों का मानदंड द्विघाती था, बिल्कुल बाटों का मानदंड क्या है, द्विघाती है। निशान युक्त घनाकार बाट थे, नहीं, गलत बात है। हड़प्पा सभ्यता में जो भी बाट पाए गए थे वो निशान रहित थे, ध्यान रहे, निशान रहित। ये सवाल सीयूटी में पूछ सकते हैं, या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता, महत्वपूर्ण है। यहाँ के बाटों पर किसी तरह की कोई आकृति नहीं बनी है। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब असत्य कथन कौन सा हो गया, सी हो गया। ऑप्शन राइट कौन सा हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन सत्ता के केंद्रीकरण के लक्षण मिलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण चीज है, प्राचीन सत्ता की बात करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं, राजनीतिक जीवन, इस पर अभी तक इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता स्पष्ट सहमत नहीं हुए हैं। ये मानते हैं कि यहाँ पर कभी आ जाए तो ध्यान में रखना, यहाँ की शासन प्रणाली मिश्रित प्रकार की शासन प्रणाली मानते हैं। कैसी, मिश्रित प्रकार की। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये, कुछ लोग कहते हैं कि मेलुआ जो है, कौन लोग हैं, मेलुआ है। मेलुआ क्या है, मेलुआ वणिक है, वणिक है, वणिये है, व्यापार करने वाले हैं, वणिक है। तो मेलुआ जो वणिक है ये व्यापार करते थे, व्यापार करने के साथ साथ ये यहाँ पर अपने कानून के माध्यम से शासन भी चलाते थे। तो कुछ इतिहासकार कह रहे हैं वणिक वर्ग का शासन था, ये मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहनजोदड़ो में, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में राजपुरोहित की प्रतिमा मिली। किसकी, राजपुरोहित, पुरोहित जिसके सुलझे हुए बाल है, आपकी किताब में फोटो दिया हुआ है, राजपुरोहित की प्रतिमा मिली। इससे अनुमान लगाते हैं कि राजपुरोहित जो है, जैसे मेसोपोटामिया के अंदर, मेसोपोटामिया में और मिस्र के अंदर जो राजपुरोहित है वो शासन भी चलाता था, इसलिए कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि ये शासन चलाने का कार्य भी करते थे राजपुरोहित। तो ऐसा मानते हैं कि इनका शासन रहा होगा। कुछ मानते हैं कि इनका शासन नहीं रहा, शासन हमेशा कैसा रहा, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक शासन रहा। इसके लिए क्या तर्क दिए गए, इसके लिए तर्क दिए गए कि ये जो दुर्ग बने, किले बने, दुर्ग एक बड़ी संरचना है। ये बड़ी संरचना के लिए क्या चाहिए, संगठित मानव शक्ति चाहिए, संगठित मानव शक्ति की जरूरत रहती है। और संगठित मानव शक्ति है, उसका उपयोग कौन कर सकता है, राजा ही कर सकता है। ये संभव किसके द्वारा होता है, राजा के द्वारा ही होता है। तो इस मत का खंडन किया कुछ इतिहासकारों ने कि अगर राजा का यहाँ शासन होता तो यहाँ कवच मिलता, हथियार मिलते, युद्ध के साक्ष्य मिलते, इस तरह के कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो आधुनिक इतिहासकारों ने इस पर ये स्पष्ट किया कि ये सभ्यता है वो शांतिवादी दृष्टिकोण की थी। कभी कभी पूछा जाता है सभ्यता के दृष्टिकोण कैसा था, शांतिवादी दृष्टिकोण, युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इस तरह के साक्ष्य नहीं मिले। अब देखिए अब क्या है, ये हमें देखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, केंद्रीकरण का मतलब हुआ एक व्यक्ति के हाथ में शासन, एक तंत्र, एक व्यक्ति के हाथ में शासन, जिसको हम निरंकुश सत्ता कह सकते हैं। निरंकुश सत्ता की बात हम कर सकते हैं। वो किसके हाथ में हो सकता है, वो राजा के हाथ में हो सकता है। अब देखिए ये क्या है, ऐसा संपूर्ण क्षेत्रों में ईंटों का समान अनुपात, बिल्कुल सही बात है। ये प्राचीन सत्ता का पहला लक्षण दिख रहा है कि जहां भी यहाँ पर ईंटें बनाई गई हैं उन ईंटों का अनुपात क्या है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, 4:2:1। इसका मतलब है कि एक ही आदेश जारी होता था सभी जगह पर और वैसी ईंटें बनती थी। विशाल दीवारों के निर्माण में संगठित श्रम शक्ति का प्रयोग, ये भी बात बिल्कुल सही है। विशाल दीवारें बनती थी, उसमें संगठित श्रम शक्ति का प्रयोग करते थे, तभी जाकर के ये दीवारें बनती थी। चबूतरों के निर्माण में श्रम संगठन, बिल्कुल ये भी बात सही है। चबूतरे बनते थे, ईंटों के बड़े बड़े चबूतरे बनते थे, उन चबूतरों को बनाने में बहुत बड़ी मानव शक्ति का प्रयोग होता था। इसका मतलब एक राजा है, उसके हाथ में सत्ता केंद्रीकृत है और वो शासन चला रहा है। ये सारे लक्षण सत्ता के केंद्रीकरण के हैं। ऑप्शन ए हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीतिक जीवन की। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की शासन सत्ता के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, यह भी बताया आपको। मोहनजोदड़ो में क्या मिले हैं, मोहनजोदड़ो में पत्थर की पुरोहित की प्रतिमा मिली है। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो में पत्थर की बड़ी प्रतिमा मिली है जिसको राज पुरोहित कहते हैं। क्या बोलते हैं,
राजपुरोहित, राजपुरोहित, ये लक्षण मिले हैं, बिल्कुल ये लक्षण मिले हैं। विशाल भवन प्रासाद, बिल्कुल राजप्रासाद मिला है। क्या मिला है? राजप्रासाद, प्रासाद। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा नगर नियोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है, और इसका जो दुर्ग टीला भाग है, दुर्ग टीला भाग है, दुर्ग टीला वो महत्वपूर्ण है, और इस दुर्ग टीले भाग में अवश्य बस्ती भी है, लेकिन दुर्ग टीला महत्वपूर्ण है, उस भाग में इस तरह के राजप्रासाद मिले हैं। दुर्ग टीले की विशाल संरचनाएं भी यहाँ पे मिली हैं। इसका मतलब तीनों ही बातें यहाँ पे मिली हैं जो राज सत्ता के, शासन सत्ता के केंद्र के लक्षण है। उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुरोहित की शासन सत्ता के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं है? क्या तर्क दिया इतिहासकारों ने? आपको मैंने बता दिया है क्या तर्क दिया है राजपुरोहित के बारे में, कि राजपुरोहित की जो प्रतिमा मिली है, ऐसा मिस्र या मेसोपोटामिया में पुरोहित शासन करता था, वैसे ही यहाँ पर शासन करता होगा, ये तर्क दिया गया है। और इस तर्क के विरोध में इतिहासकारों ने क्या तर्क दिया है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर कवच, हथियार के इस तरह के साक्ष्य मिलते, वो साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ राजतंत्रात्मक शासन नहीं रहा होगा। इसमें सहमत नहीं है, एकमत नहीं। देखिए क्या है, पुरोहित की प्रतिमा से सत्ता के लक्षण नहीं है, इसमें कुछ सहमत है। अनुष्ठानों के निष्पादन करने वाले लोगों के पास सत्ता है। मेसोपोटामिया राजपुरोहित की समानता सिंधु सभ्यता में नहीं है, या सभी की सामाजिक स्थिति समान है। सभी की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, यह असमानता दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। ऑप्शन डी है। अगर शासन सत्ता एक मत होते तो एक जैसी समानता, एक जैसी शासन प्रणाली, कुछ इस तरह के राज सत्ता के साक्ष्य मिलते, वो नहीं मिले हैं। पुरोहित प्रतिमा के सत्ता के लक्षण नहीं है, पुरोहित प्रतिमा के सत्ता के लक्षण मिले हैं। अनुष्ठान के निष्पादन करने वाले लोगों के पास सत्ता नहीं थी, ये तो है कि यज्ञ कुंड अग्निवेदिकाएं मिली है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है। मेसोपोटामिया की राजपुरोहित की समान सिंधु सभ्यता में नहीं थी, मेसोपोटामिया के समान ये राजपुरोहित थे, लेकिन शासन करते थे, ये नहीं करते थे, ये हम नहीं कह सकते। तो इस मामले में भी हम एकमत नहीं है। तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण तर्क है वो आपके, ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क है वो आपके सी तर्क है, महत्वपूर्ण ज़्यादा है। सभी में सामाजिक स्थिति समानता थी, सभी में नहीं थी, लेकिन कुछ समानताएं देखी गई। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि राजपुरोहित जो है मेसोपोटामिया का, उसके समान सिंधु का राजपुरोहित नहीं था। इसको लेकर के सभी विद्वान एकमत नहीं है। नेक्स्ट, हड़प्पा में सबसे लंबे लेख में कितने चिन्ह मिले हैं? 26। गुजरात में मिला है ये लेख, गुजरात के अंदर लोथल में ये लेख मिला है। लोथल का ये लेख है जिसमें एक ही मुहर पर, ध्यान रहे, एक ही मुहर पर कितने 26 आकृतियां बनी हैं, 26 चिन्ह बने हैं। तो ये कितने हैं? 26 हैं। क्या 400 है? लगभग। अभी तक खोजे गए, अभी तक जो आकृतियां खोजी हैं उसमें मुहरों पर जो विशिष्ट आकृतियां मिली है, लगभग वो कितनी है? लगभग 400 के आसपास है, लगभग 400 के आसपास। तो लेकिन एक लंबा एक लेख है, वो कितना है? 26 है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हड़प्पा लिपि को उत्कीर्ण किया गया है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि हड़प्पा लिपि को कैसे उत्कीर्ण किया गया है। जैसे कि ये एक मुहर है, इस मुहर पर हड़प्पा लिपि को या दाईं से बाईं और उत्कीर्ण किया गया, जिसको हम D2B कह सकते हैं। फिर दाईं से बाईं, फिर दाईं से बाईं, इस तरह से उत्कीर्ण किया गया चित्रों के माध्यम से। किसी चित्र के माध्यम से उत्कीर्ण किया। देखिए, दाएं से बाएं, क्योंकि मुहरों के दाईं और चौड़ा अंतराल है। देखो, मुहरें जो है उसका दायां भाग है, उसका अंतराल थोड़ा चौड़ा है, ऐसे थोड़ा चौड़ा है। बायां भाग है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको दाईं ओर से शुरू किया गया था। दाएं से बाएं, क्योंकि मुहरों के दाएं चौड़ा अंतराल, बिल्कुल सही बात है। बाएं से दाएं, क्योंकि मुहरों पर बायां अंतराल चौड़ा, नहीं, ये बात गलत है। केवल पहली बात सही है, दाएं से बाएं, क्योंकि मुहरों पर दाएं और अंतराल चौड़ा है, इसलिए मान रहे हैं दाएं से बाएं। ऊपर से नीचे या नीचे के ऊपर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। हड़प्पा की लिपि को उत्कीर्ण किया जाता है कैसे? दाएं से बाएं, क्योंकि मुहर के दाईं और चौड़ा अंतराल छोड़ा गया है। विशेष ध्यान रखें, कंपटीशन की परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट, हड़प्पा लिपि के बारे में असत्य कथन है। हड़प्पा की जो लिपि है उस लिपि को हम क्या बोलते हैं? रहस्यमय लिपि कहते हैं। रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक इसकी निश्चित वर्णमाला का अभाव है। निश्चित वर्णमाला नहीं है, निश्चित वर्णमाला नहीं, वर्णों के अभाव में हम पहचान नहीं सकते, केवल चित्रों के माध्यम से हम पहचान रहे हैं, तो इसको रहस्यमय माना गया है। ये हमारे लिए आज भी क्या है? अज्ञात है, क्योंकि इसके बहुत सारे
जो है साक्ष्य है उसको हम अभी तक ज्ञात नहीं कर सके। बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे धनपत सिंह धानकिया, ऐसे कई सारे, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन अभी तक ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही अज्ञात है। तो हड़प्पा लिपि के बारे में सत्य कथन कौन सा है? मुहरों के लेख की पंक्ति मालिक के नाम या पदवी को दर्शाती है, पहली बात ये। दूसरी क्या है? जानवरों के चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक जानकारी देते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, बिल्कुल ये, बस यह लिपि वर्णमालीय लिपि नहीं, बिल्कुल वर्णमाला का यहाँ पे क्या है, अभाव है, ये गलत है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विशेषताएं बताइए। हड़प्पा लिपि रहस्यमय है, हड़प्पा लिपि में निश्चित वर्णमाला का अभाव है, हड़प्पा लिपि हमारे लिए अज्ञात है, हड़प्पा लिपि की मुहरों के लेखन की पंक्ति में मालिक का नाम या पदवी दर्शा रही है, क्योंकि जो मुहर है उसके ऊपर कुछ लोगो बना है, इस तरह की आकृति बनी है, तो इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि भी ये मालिक का नाम या उसका पद है, उसकी आकृति वो हो सकती है। जानवरों के चित्र, अब देखो अनपढ़ लोग थे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में, अधिकतर अनपढ़ लोग थे, इसी वो चित्र के माध्यम से ही समझ सकते थे, इसी चित्रों के, जानवरों के चित्र बना करके उन्हें बताने का प्रयास किया गया। तो ये विशेषता है, हड़प्पा लिपि हमारे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसका मतलब असत्य कथन कौन सा? ये लिपि वर्णमाला नहीं है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हड़प्पा की एक ही राज्य सत्ता के लक्षण है। क्या हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य सत्ता के लक्षण दिखाई देते हैं? वो हमें देखना है। पुरावस्तुओं में समानता दिखाई देती है क्या? नियोजित बस्तियों की साक्ष्य है क्या? ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात है क्या? कच्चे माल के स्रोतों में समीपता है क्या? सारे लक्षण सही है। कैसे? देखिए, हड़प्पा की एक ही राज्य की एक राज सत्ता के लक्षण है, एक राज सत्ता के लक्षण है, यानी समानता पूरे इलाके में, क्षेत्र में। कैसे हैं? पुरावस्तुओं में समानता है, जैसे फायांस है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में फायांस, जैसे आपके मातृदेवी की मुहरें हैं, मातृदेवी की वो मिली है। एक श्रृंगी है, एक श्रृंगी वाली वो मिली है। आद्य शिव वाली मिली है वस्तुएं, आद्य शिव। और वस्तुओं में धातु जो है, धातु एक जैसे मिले हैं। इसका मतलब क्या है? वस्तुओं की समानता ये भी देखी गई। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, बहुत सारे नगर है जिसमें नियोजित तरीके से बने। नियोजित का मतलब ये होता है कि पहले मानचित्र नक्शा बनाया गया, उसके बाद नगर को बसाया गया, ये भी है। ईंटों के आकार का निश्चित अनुपात है, बिल्कुल है। कच्चे माल के स्रोतों में समीपता है, बिल्कुल, कच्चा माल जहाँ जहाँ मिला है वहाँ बहुत सारी वस्तुएं एक जैसी मिली है, इसका मतलब सभी लक्षण है। डी सही है, डी ऑप्शन सही है। ये सब क्या बता रहे हैं? एक राजसत्ता के लक्षण बता रहे हैं। नेक्स्ट, अनुवर्ती संस्कृतियों के लक्षण हैं। देखिए, अनुवर्ती संस्कृति क्या होती है? मैंने आपको बता दिया इससे पहले, हड़प्पा सभ्यता के 3 भाग है। हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके आधार पर बांटते हैं हम 3 भागों में? मृद भांडों के आधार पर। जो प्राचीन बर्तन है मृद भांड, उन मृद भांडों के आधार पर इनके अलग अलग क्षेत्रों की पहचान की गई है। देखिए, इसके 3 भाग कौन सा है? पहला भाग है जिसको हम प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? बहुत सारी बस्तियां हैं जिसको हम विकसित हड़प्पा कहते हैं, डेवलपमेंट हड़प्पा के नाम से जानते हैं। विकसित हड़प्पा जिसको हम परिपक्व भी कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा भी कहते हैं। उसके बाद की जो संस्कृतियां आई उसको हम क्या बोलते हैं? अनुवर्ती संस्कृतियां, यानी बाद की संस्कृतियां। जैसे आपके चन्हूदड़ों के अंदर है, कहाँ पे? चन्हूदड़ों के अंदर एक बस्ती है जिसका नाम है झाकर झुंकर की बस्ती। क्या नाम है? झाकर झुंकर की बस्ती, झुंकर की बस्ती। रंगपुर सेकंड एक नाम दिया हुआ है, रंगपुर सेकंड। रंगपुर फर्स्ट है वो तो आपके प्राक हड़प्पा में है, रंगपुर सेकंड है वो इसमें आता है। अब देखिए, अनुवर्ती बाटों, मुहरों, मनकों का समाप्त होना। देखिए, बिल्कुल बाद की जो संस्कृति है यहाँ पे बाट मिले ही नहीं, बहुत कम अवस्था में मिले हैं, यानी यहाँ के बाट है वो समाप्त हो गए हैं, मन के भी समाप्त हो गए हैं, ये लक्षण मिले हैं। उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये अनुवर्ती संस्कृति है। लंबी दूरी के व्यापार को समाप्त होना, बिल्कुल ये बात भी सही है। जो अनुवर्ती संस्कृति है, उत्तर हड़प्पा का काल है, इसमें सुदूर क्षेत्र का जो व्यापार है धीरे धीरे बंद हो गया था। सुदूर क्षेत्र के व्यापार के लक्षण हमें बाद की संस्कृति में नहीं मिले हैं। शिल्प विशेषज्ञता समाप्त होना, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो शिल्प कला है, जो शिल्प कला एक जैसी थी मेसोपोटामिया की और हड़प्पा की, धीरे धीरे बाद में ये शिल्प कला जो है वो लुप्त प्राय हो गई। आवास निर्माण तकनीकी का ह्रास हुआ। किसका? आवास निर्माण तकनीकी का ह्रास हुआ।
ये भी है। आवास निर्माण की तकनीकी जो पहले थी विकसित हड़प्पा में थी, नगर बनाने, भवन बनाने, दुर्ग टीले बनाने, धीरे धीरे वो क्या समाप्त हो गई, यानी बिखरी हुई संस्कृति होने लगी। बाद की जो संस्कृति है वो नदी के किनारे से हट गई थी। इसका मतलब है कि ये सारे लक्षण जो है अनुवर्ती संस्कृतियों के पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछ सकते हैं अनुवर्ती संस्कृतियों के लक्षण बताइए। तो बाटों मुहरों मनकों का समाप्त होना, लंबी दूरी के व्यापार का समाप्त होना, शिल्प विशेषज्ञता का समाप्त होना, आवास निर्माण तकनीकी का ह्रास होना। देखिए नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सामान्य कारण पूछे जाते हैं। कोई 4 कारण लिखिए सामान्य कारण पतन के। तो उसमें पहला कारण है कि यहाँ की जलवायु चेंज हो गई, बिल्कुल। वनों की कटाई या अत्यधिक बाढ़ आना। यहाँ सभ्यता के पतन का जो बड़ा कारण माना है वो प्राकृतिक आपदा माना। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की हम बात करते हैं, पतन के कारण, पतन के कारण। तो पतन के कारण क्या क्या है वो हमें देखने हैं। पतन के कारण क्या हो सकते हैं अमूमन एक सभ्यता के नष्ट होने में? तो नदी का मार्ग बदलना, नदी का मार्ग बदलना, मार्ग बदलना, बदलना। और क्या हो सकता है? नदी में बाढ़ आना, नदी में बाढ़ आना, नदी में बाढ़ आना, बाढ़ आना। और क्या होता है? नदी का सूख जाना। तीसरा क्या है? नदी का सूख जाना, नदी का सूख जाना। ये प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। चौथा क्या है? जलवायु बदल गई, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन के कारण ये सभ्यता पतन की ओर चली गई। पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण है कि वनों की कटाई हो गई, वनों की कटाई हो गई थी, इसलिए लोगों ने बस्ती बदल ली थी। छठा क्या हो सकता है? बाहरी आक्रमण हो सकता है, बाहरी आक्रमण हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर क्या है बहुत बड़ा विश्लेषण किया गया कि ये बाहरी आक्रमण। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ये प्राकृतिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा। कैसी आपदा? प्राकृतिक आपदा, उस पर भी महत्वपूर्ण बात की गई। प्राकृतिक आपदा, जिसमें प्राकृतिक आपदा को बताने वाले 3 विद्वान हैं, नाम याद रखना है तीनों के, तीनों को हम याद रखेंगे। मामेरा मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता को याद करने का तरीका है, एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मामेरा। मतलब क्या हुआ? अचानक बाढ़ आई और बाढ़ आने से क्या है, यहाँ पे बाढ़ आने से क्या हुआ? सभ्यता बदल गई। तो ये तीन लोग हैं वो कौन कौन से हैं? 3 जो लोग हैं, जैसे सर पहला माँ है, माँ का मतलब है मार्शल, मार्शल कौन है? मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। दूसरे कौन से हैं? अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, दूसरे हैं अर्नेस्ट मैके। और तीसरे कौन है? एसएन राव। तीसरे कौन से हैं? ये मैके हैं, मैके, मैके। तो तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं मैके, मैके के बाद तीसरे कौन से हैं? एसएन राव, एसएन राव, राव। ये क्या बता रहे हैं? ये तीनों क्या बताते हैं? राव, एसएन राव, तीनों क्या बता रहे हैं? प्राकृतिक आपदा। क्या बता रहे हैं? प्राकृतिक आपदा से सभ्यता का पतन हुआ। ये ध्यान में रखना है, तीनों ही ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्या है? पतन के कारणों के बारे में सत्यता क्या है? इन कारणों से पूरी सभ्यता का पतन हुआ? नहीं, पूरी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, अनवरत गति से पतन हुआ। कुछ बस्तियां के संदर्भ में कारण सही है, बिल्कुल कुछ बस्तियों के संदर्भ में कारण सही है। इसका मतलब ये दोनों बातें सत्य है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य है। ऑप्शन राइट क्या है? सी सही है। देखिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में 16 लोगों की अस्थि पंजर आभूषण युक्त प्राप्त हुए हैं। कब की बात कर रहे हैं? ये कब प्राप्त हुए हैं? 1925 में। कब की बात ये? 1925 में मोहनजोदड़ो में 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषण युक्त मिले। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। कब? 1925 में। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। यहाँ हड्डियों के ढेर ही ढेर मिले, इसलिए इसको मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। 1922 में किसकी खोज हुई है? मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। 1947 में क्या हुआ है? आरएम व्हीलर जो है उत्खनन का कार्य पूर्ण करते हैं। और 1926 में क्या है? 1926 में सर जॉन मार्शल का जो लेख है, सर जॉन मार्शल का जो लेख है, मार्शल का लेख है, वो पुरातत्व विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया जाता है। तो ये सन भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए,
1947 ईस्वी में आर.ई.एम. व्हीलर ने तत्कालिक, अभी बताया, तत्कालिक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में हड़प्पा पतन के साक्ष्यों को किस ग्रंथ से जोड़ा है, किस ग्रंथ से जोड़ा है। अब देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना है। यहाँ पे जो बिंदु हम बात कर रहे थे, कौन सा बिंदु, बाहरी आक्रमण का, बाहरी आक्रमण का आक्रमण, इसको किस ग्रंथ से जोड़ते हैं आर.ई.एम. व्हीलर, कौन जोड़ रहे हैं, व्हीलर क्या कह रहे हैं, व्हीलर कह रहे हैं बाहरी आक्रमण हुआ। कैसे हुआ देखिए, व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में, कौन से ग्रंथ में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में एक शब्द आया है जिसका नाम है हरियूपिया, हरियूपिया, हरियूपिया। और हरियूपिया को किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा के नाम से जानते हैं। किससे, विद्यार्थियों ध्यान रहे, हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो ये जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग ऐसा कहते हैं कि ये असभ्य लोग थे, ये अनार्य लोग थे। इनको क्या नाम दिया गया, अनार्य लोग, यानी ये आर्य नहीं थे। और इधर ऋग्वेद में लिखा है कि आर्य जो है, कौन सी सभ्यता है, आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता। आर्य जो है वो आर्य, उनके नेता कौन है आर्यों के, आर्यों के नेता है इंद्र। कौन है, इंद्र। इंद्र को एक उपाधि दी गई पुरंदर, पुरंद्र। ये भी पूछा हुआ है, पुर क्या है, पुर माने किला, पुर माने किला, रंध्र माने ध्वस्त करने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला। कौन, इंद्र। किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, या किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला कौन है, इंद्र है, जिनको क्या उपाधि दी गई है, पुरंदर उपाधि दी गई है। और इंद्र के नेतृत्व में कौन आए थे, आर्य आए थे, आर्य लोग आए थे। और आर्य लोगों ने आके क्या किया था, इन अनार्यों पर आक्रमण किया था, और बाहरी आक्रमण से सभ्यता का पतन हुआ है, ऐसा कौन मान रहे हैं, आर.ई.एम. व्हीलर। तो यहाँ पे कौन सा बुक्स है, क्या उपनिषद है, नहीं है, महाकाव्य नहीं है, अथर्ववेद है, नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। ऑप्शन राइट हो गया बी, इसका भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में बाहरी आक्रमण के खंडन के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में बाहरी आक्रमण क्या मान रहे थे, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण मान रहे थे। कौन, आर.ई.एम. व्हीलर, आर.ई.एम. व्हीलर, व्हीलर। इतिहासकारों ने क्या तर्क दिया, अगर बाहरी आक्रमण होता तो कोई हथियार मिलता खुदाई में, कोई कवच मिलता, कवच मिलता खुदाई में, कोई फरसा भाला मिलता, इस तरह के साक्ष्य तो हमें नहीं मिले। फिर बाहरी आक्रमण कैसे हुआ, तो क्या हथियारों के साक्ष्य मिले, हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले, तो ये खंडन कर रहे हैं कि बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आक्रमण होता तो ये कवच भी रखते, क्या रखते, कवच जो आत्मरक्षा के काम आता। कैसा आता, आत्मरक्षा, या आत्मरक्षा का कोई खोल हमें यहाँ पे खुदाई में साक्ष्यों के रूप में मिलता, ये भी नहीं है। तो एक और यहाँ पे तर्क दिया गया कि सभ्यता का पतन जो है किसी प्राकृतिक आपदा या गाज कहते हैं, गाज, एक गाज हुई अंतरिक्ष में दिव्य दृष्टि से, और ऐसे उससे पतन हो गया, ऐसे अनुमान लगाया। देखिए, हथियार कवच के साक्ष्यों का अभाव पाया गया है, बिल्कुल सत्य है, बाहरी आक्रमण नहीं हुआ क्योंकि हथियार और इनके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अंतिम आत्मरक्षा के साक्ष्य नहीं मिले, बिल्कुल ये भी बात सही है, अंतिम आत्मरक्षा के साक्ष्य नहीं मिले। और क्या है, युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले, युद्ध के साक्ष्य भी नहीं मिले। इसका मतलब सभी कथन सत्य है, सभी कथन ये सत्य हैं। नेक्स्ट, हम कल अगले क्वेश्चनों को हम आगे की क्लास में देखेंगे विद्यार्थियों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन पर विशेष दृष्टि से आप बार बार देखेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।